प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 सुमित्रानंदन पंत, हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 सुमित्रानंदन पंत, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कवि परिचय। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा गांव कौसानी में हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का निधन हो गया। इनका प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त रखा गया। कवि और लेखक परिचय पूछा जाता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बात, तो इनका नाम प्रारंभिक नाम गुसाई दत्त था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 1918 में मंजले यानी बीच का जो भाई, मंजले भाई के साथ काशी आकर क्वींस कॉलेज से माध्यमिक परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। इसके बाद ये इलाहाबाद आ गए। बाद में इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी के प्रभाव से महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का अध्ययन करने लगे। इन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी में शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा बचपन से ही पंत जी को प्रभावित करती रही, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर भी रहा। तो अल्मोड़ा का जो प्राकृतिक परिवेश है, प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सुंदरता है, वो पंत जी को प्रभावित करती रही थी और इनके साहित्य में भी ये प्राकृतिक सुषमा दिखाई देती है और इसीलिए इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि या प्रकृति के कुशल चितेरे यदि किसी कवि को कहा जाता है तो उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। चौथी कक्षा से ही पंत जी ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1916 में लिखी गिरजे का घंटा शीर्षक कविता उनकी प्रथम कविता मानी जाती है। तो इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा, जो कब प्रकाशित हुई? 1916 में। कवि की रचना यात्रा को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। तो यदि पंत के बारे में आपसे पंत का साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो इनकी साहित्य यात्रा के 4 चरण हैं। प्रथम चरण यह है उत्सवास, जो इनकी रचना है, इससे लेकर गुंजन तक की कविता भाव, सौंदर्य और चेतना से भरपूर है। गुंजन काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत का अटल विश्वास झलकता है। प्रमुख संग्रह इस प्रकार है: उच्छवाच 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। अब इनका द्वितीय चरण है। इसमें कवि की कविताएं नवीन जीवन और युग परिवर्तन की धारणा को सामाजिक रूप देने की कोशिश करती दिखाई देती है। तो पहली में कविता भाव और सौंदर्य चेतना से भरपूर थी, जबकि दूसरी में क्या है? युग परिवर्तन की धारणा और नव जीवन की आशा। कविताओं पर प्रगतिवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव भी दूसरे चरण में दिखाई देता है। और दूसरे चरण की प्रमुख कृतियां युगांत, देखिए जैसे एक युग का अंत है। फिर है युगवाणी 1936 युगांत, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। और इस दौरान इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था रूपाब पत्रिका। अब इनके काव्य का तीसरा चरण देखिए। पंत जैसे भावुकमन कवि अधिक समय तक प्रगतिवाद और मार्क्सवाद की कठोर धारा में नहीं रह सके। वे पुनः अपनी मूल धारा में काव्य रचना करने लगे। तृतीय चरण की रचनाओं में इन्होंने स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, अतिमा और उत्तरा आदि रचनाओं का इन्होंने सर्जन किया। चौथा चरण कला और बूढ़ा चांद से लेकर लोकायतन तक। चौथे चरण में उनकी चेतना मानवतावाद की तरफ प्रवृत्त हुई। तो चौथे चरण में वे मानवतावाद की तरफ झुके। यहाँ कवि व्यक्ति और समाज के मध्य सामंजस्य स्थापित कर लोक मंगल की कामना करता है। चिदंबरा इनकी कविताओं का संकलन है। तो चिदंबरा इनकी कविताओं का संकलन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि की रचनाओं के विकास क्रम में विचारों के विषय में परिवर्तनशील रहे हैं। तो कवि के विचार बदलते रहे हैं और वैसे वैसे उनका रचना क्रम है वो भी बदलता रहा है। यह निराला और पंत में स्पष्ट अंतर दिखता है कि निराला का परिवर्तन जहाँ एक दिशा विशेष की तरफ अग्रसर होता है,
वहीं पंत के परिवर्तन में एक अस्थिरता और एक अनिश्चितता है। कुछ भी हो, पंत एक प्रकृति के कुशल चितेरे कवि है, ये बात आई गई। उन्होंने भारतीय काव्य जगत में बंदी बंधाई लीक से हटकर उसे एक नई दिशा प्रदान की। पंत की कविताओं की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार दृष्टिगोचर होती है। जैसे पहली विशेषता ये है प्रकृति और उसके सौंदर्य का चित्रण। प्रकृति और उसके सौंदर्य को अभिभूत कर देने वाले चित्र इनकी रचनाओं में मिलते हैं। रचनाओं में सर्वप्रथम कला और उसके उपरांत विचार और अंत में भाव का स्थान रहता है। तो इनकी जो भी रचना है उसमें सबसे सर्वोपरि स्थान होता है कला का, फिर इनमें होता है विचार का, और फिर यदि अंत में कोई बात आती है तो वो बात आती है भाव की। तो यानी एक कला को प्रधानता देते। शिल्प को अधिक महत्व दिया गया है। अलंकृत और चित्रमयी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरे चरण की कविता में प्रगतिवादी प्रभाव है। इनके काव्य में विषय और शैलीगत गतिशीलता विद्यमान रही है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के समन्वय का इन्होंने प्रयास किया है और रूपों और प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो पंत की काव्य की प्रमुख विशेषताएं, बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है जिसका उत्तर आप यहाँ पर आसानी से पा सकते हैं। पंत जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण 1961, ज्ञानपीठ 1968, साहित्य अकादमी का पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया। अब यहाँ इस अध्याय में पंत जी की जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी कविताएं हैं, तो इसमें दो कविताएं हैं। एक कविता है भारत माता। इस अध्याय में पंत की दो कविताओं को लिया गया है। प्रथम कविता भारत माता ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। जब आप पद का अनुवाद करें, उसकी सप्रसंग व्याख्या करें, तो यह नहीं लिखना भूलें कि भारत माता नामक कविता है वो उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। इसमें स्वतंत्रता के पूर्व के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। जब भारत गुलाम था तो स्वतंत्रता से पहले का ग्रामीण जीवन है वो कैसा था, उसका इसमें चित्रण है। ग्रामीण जीवन दरिद्रता के अभिशाप से ग्रस्त था। ग्रामीण जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता थी। कवि ने प्रतीक रूप में भारत माता को ग्रामवासिनी बताकर भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। कवि ने प्रतीक के रूप में ये बताया है कि उन गुलामी के दिनों में ये भारत माता है, ये वास्तव में गाँव में बसती थी, और गाँव में बसने वाली उस भारत माता मतलब उस भारत की गरीब जनता की क्या स्थिति थी। भारत माता का मतलब है भारत की वह दरिद्र और गरीब जनता है, उसकी क्या स्थिति थी, उसका वर्णन किया है, उसकी दुर्दशा का वर्णन किया है। परंतु कवि निराश न होकर आशा से भरपूर रहता है। कविता का अंत आते आते कवि आशावान हो जाता है और आशा के रूप में एक संदेश भी देता है। दूसरी कविता धरती कितना देती है। इस धरती की क्या उदारता है, ये धरती कितना अपना सब कुछ है वो अपनी संतान को लौटाती है। पंत के भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है। तो ये भी बात आप व्याख्या में लिखना नहीं भूलें कि धरती कितना देती है कविता पंत के भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है। इसमें कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो ये अपन कहते हैं ना कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो मतलब ये अपने भाग्य की बात सोचते हैं। तो यहाँ पर भी कर्म करना और वैसा ही फल प्राप्त करना भाग्यवादी दर्शन है। अतः कवि को स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम अच्छा नहीं हो। तो ये कविता जाते जाते हमें यह भी संदेश देती है, ये जीवन जीने की एक सीख देती है कि व्यक्ति को स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम अच्छा नहीं हो। अब दो कविताएं। अब मूल पाठ। पहली कविता भारत माता। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा अंचल, गंगा यमुना के आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। इसमें यदि आप देखेंगे तो पूरा अंतरा यहाँ तक पढ़ सकते हैं कि मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में परवासिनी। तो इसका अनुवाद इस प्रकार होगा
यदि हम देखें ग्रामवासिनी मतलब गाँव में रहने वाली, श्यामल का अर्थ सांवला या हरा भरा, गंगा यमुना के आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा, उदासीनी मतलब उदासी, दैन्य मतलब दीनता, अपलक मतलब लगातार, चितवन यानी दृष्टि, अधर का अर्थ होठ होता है, चिर का अर्थ एक लंबा, नीरव रोदन यानी एक खामोश रोना, युग युग मतलब सदियों सदियों तक, विषण का अर्थ उदास होता है, प्रवासिनी का अर्थ है प्रवासी की तरह रहने वाली। तो यहाँ कवि पंत क्या कहते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, सही अर्थ में भारत माता है वो गाँव में रहती है, क्योंकि भारत है वो गाँवों का देश है और इसलिए भारत की अधिकतर जनता है वो गाँव में रहती है। इस कारण कहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी। खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मेला सा अंचल, उस भारत माँ का आंचल हरियाली के रूप में खेतों में फैला हुआ है और वह हरे भरे रंग में चारों ओर से लहरा रहा है। लेकिन वह हरियाली रूपी आंचल जो फैला हुआ है वह मेल से भरा हुआ है, मेला है, गंदगी से व्याप्त है। कहने का आशय यह है कि उस भारत माँ का जो आंचल है जो हरियाली के रूप में खेतों में फैला है वह मेला है, मतलब गाँवों में जो माहौल है वह दुर्दशा का है, वह गंदगी भरा माहौल है और इसके कारण जो भारत माता का आंचल है वह मेला है। फिर कहा है गंगा यमुना के आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, वह भारत माँ अपने ग्रामवासियों की दीन दशा देखकर उदास है, खिन्न है, निराश है और वह इतनी दुखी दिखाई देती है कि मानो गंगा और यमुना में बहने वाला जो जल है या जो जल की धारा है या जो पानी बहता है वह सही अर्थ में गंगा यमुना का पानी नहीं होकर इस मिट्टी की प्रतिमा वाली माँ भारती जो एक दरिद्रता के रूप में सामने खड़ी है वह उदास है, उसके कारण उसकी आंखों से निकले हुए आंसू है। गंगा यमुना का पानी है वो उदास, दुखी और निराश मिट्टी की प्रतिमा के समान उदास खड़ी इस भारत माँ के आंसू है। फिर कवि कहता है कि भारत माता दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, वह भारत माता दीनता से जड़ी हुई है, दीनता से ग्रस्त है और लगातार एकटक निराश अपने बेटों को, अपनी जनता को, ग्रामीण जनता को देख रही है। उसकी जो नज़र है वो झुकी हुई है, उसकी दृष्टि है वो झुकी हुई है, उसके होठों में एक मूक सा रोदन है, मूक से रोदन की एक पीड़ा है जो स्पष्ट दिखाई दे रही है। अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, क्योंकि सदियों सदियों से वह उपेक्षित रही है, सदियों सदियों से उस पर आक्रांताओं ने शासन किया है, उसका शोषण किया है, वह दूसरे लोगों पर निर्भर रही है और इसके कारण उसकी जो दुर्दशा हुई है उसके कारण उसका मन है वो खिन्न है, उदास है। मतलब भारत की जनता, भारत माता का मतलब यहाँ पे है भारत की जनता है, उसका मन है वो विषण मतलब उदास है, क्योंकि वह अपने घर में प्रवासी नहीं, अपने ही घर में भारत जो उनका ही देश है उसी देश में वह भारत की जो ग्रामीण गरीब जनता है वह प्रवासी के समान जीवन जीने के लिए विवश हो रही। तो इस अंतरे में बताया है कि 30 करोड़ संतान नग्न तन, अर्ध शुद्धित शोषित निरस्तर जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित और निर्धन। मतलब कवि कह रहा है कि यद्यपि भारत देश की जनता है उसकी संख्या 30 करोड़ है, लेकिन वह गरीबी के कारण नग्न तन है, यानी उनको पहनने के लिए वस्त्र भी उपलब्ध नहीं है, इतनी उनकी आर्थिक स्थिति, इतनी उनकी जो स्थिति है वो दयनीय है, जिस कारण उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है और वो आधे भूखे सोते हैं। उनका शोषण होता है, वो शोषण से ग्रस्त है और उनके लिए विदेशी शासकों का, विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, मतलब अस्त्र शस्त्र का जो बल है उस बल से भी वो विहीन है। अपने ही देश में उनको मूर्ख समझा जाता है, अपने ही देश में वो असभ्य का जीवन जी रहे हैं, अपने ही देश में वो शिक्षा से दूर है, शिक्षा से दूर होने के कारण वो अशिक्षित है और जिसके कारण लोग उनका शोषण करते हैं और वो निर्धन बने हुए हैं। कहने का आशय यह है कि वो भरपेट भोजन नहीं खाते, उनको वस्त्र पहनने के लिए नहीं मिलते, लोग उनका शोषण करते हैं, अस्त्र शस्त्र उनके पास है नहीं,
अन्यायी जो लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, उनका विरोध वो कर नहीं पाते और अनपढ़ होने के कारण वो अंधविश्वास से भी ग्रस्त है और पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण उनका जीवन दयनीय बना हुआ है, उनकी जो हालत है वो दयनीय बनी हुई है। आगे कवि कह रहा है, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। ऐसी स्थिति होने के कारण ये भारतीय जनता है, जो ग्रामीण भारतीय जनता है, ये विदेशी आक्रांताओं के सामने नतमस्तक है, यानी उनके सामने, उनके आदेशों के सामने, उनके शासन के सामने झुकी हुई है, उनके आदेशों के तले हमेशा दबे रहते हैं और अपने ही घर में रहने वाले लोगों के लिए रहने के लिए छत है यानी घर है वो भी नसीब नहीं है, और ये पेड़ों के नीचे अपना जीवन है उसका निर्वासन करते हैं, मतलब अपने जीवन का यापन करते हैं। अपनी जिंदगी है वो पेड़ों के नीचे सोकर पेड़ों के नीचे सोने के लिए वो विवश है और इस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी। कवि कह रहा है कि भारत भूमि यद्यपि इतनी उपजाऊ है कि स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, भारत की सोना धरती है वो इतनी उपजाऊ है कि ये सोना उगलती है। कहा जाता ना कि ये देश की धरती सोना उगले, मतलब भारत की धरती इतनी कीमती, इतनी मूल्यवान है कि यहाँ पे जो भी धान उगता है उसको सोने की संज्ञा दी गई है। फिर भी यहाँ के जो किसान लोग हैं वो अंग्रेजी शासकों के चरणों से हमेशा रोंदता रहा है या उसका गुलाम हमेशा बना रहा है। भारत की जो धरती है, भारत के जो किसान हैं, उनका धैर्य है या भारत की धरती की जो सहिष्णुता है वो देखते ही बनती है, लेकिन भारतीय लोगों का मन हमेशा इन शासकों के आगे कुंठित रहा है और वह हमेशा विलाप करता रहा है, हमेशा क्रंदन करता रहा है, हमेशा वह इन शासकों के सामने कांपता रहा है। जिस प्रकार शरतकालीन जो चंद्रमा होता है उसको राहु लग जाता है तो राहु लगने से वह धूमिल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी शासकों की जो बर्बरता है, अंग्रेजी शासकों की जो अत्याचारी नीति है, जो अन्याय है, उसके कारण भारतीय जनता का जो भाग्य रूपी चंद्रमा है उसको भी ग्रहण लग गया है, यानी उनका भी कभी भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर भारतीयों का भाग्य उदय होना, भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा है, उसको कहा है शरतकालीन चंद्रमा। जिस प्रकार शरतकालीन चंद्रमा पर राहु लग जाता है तो वह धूमिल हो जाता है, उसी प्रकार भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा है, उस पर अंग्रेजों का शासन है, वह एक तरीके से राहु का कार्य कर रहा है और जिसके कारण भारतीयों का जीवन है वो कभी सुखमय बन नहीं पाया है। आगे क्या कहा है, चिंतित भरकुटी क्षितिज तिमिरांकित, तिमिरांकित मतलब अंधेरे से आच्छादित, नमित नयन नभ वाष्प आच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी। कवि कह रहा है कि विदेशी आक्रांताओं के कारण, विदेशी शासकों के कारण भारत की जो भी स्थिति है वह बहुत दयनीय है, बहुत ही चिंताग्रस्त है। तो चिंतित भरकुटी क्षितिज, क्षितिज का अर्थ वैसे होता है धरती और आसमान जहाँ मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है, लेकिन यहाँ संदर्भ में कवि क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में भारत की स्थिति ऐसी है कि विदेशी शासकों के कारण भारत का जो भी संपूर्ण परिवेश है वो बहुत चिंतनीय है और उसमें कुछ भी ठीक होगा इस प्रकार की कोई आशा नहीं की जा सकती, जिसके कारण भ्रकुटी, लोगों की भ्रकुटी मतलब भारत माता की भ्रकुटी अपन कह सकते हैं। सोचने समझने का यह बिंदु है कि निराशा और चिंता है, इसके कारण लोगों की जो भौहें हैं, जो भ्रकुटी है वो मुड़ी हुई है, नयन है वो झुके हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू है और उनका जो भाग्य है वो अंधेरे से ढका हुआ है। अंधेरे से ढका होने के कारण मतलब यह है कि उनके अच्छे दिन आने की कोई उम्मीद नहीं है और इसी कारण जो भारत माता का जो मुख है उसकी जो सुंदरता है उसको चंद्रमा की सुंदरता के समान उसकी उपमा दी जाती है, उसकी तुलना की जाती है, लेकिन उसकी सुंदरता है वो भी आज फीकी पड़ी हुई है, उस पर भी मानो
कोई ग्रहण लग गया हो जिसके कारण वह भी धूमिल दिखाई दे रही है। और फिर कवि कह रहा है कि ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी, वह भारत देश जो कभी संसार का सिरमौर कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता, आज वही भारत मूर्खों की श्रेणी में शामिल हो गया है, मूर्ख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भारत माता ने गीता प्रकाशिनी, गीता का संदेश दुनिया भर में फैलाया, गीता के ज्ञान का दुनिया भर में प्रकाशन किया, दूर दूर से लोग आकर इस भारत की पुण्य भूमि पर गीता का अध्ययन करके अन्य देशों में जो ज्ञान पहुंचाते थे, आज वह गीता प्रकाशिनी भारत माता कैसी है? सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुदोपम, हरती जन मन भय भव तम श्रम, जग जननी जीवन प्रकाशिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यहाँ कवि है वो आशावादी है। कवि कह रहा है कि जो भारत माता गीता का संदेश पूरी दुनिया को देती है, गीता का संदेश, गीता का ज्ञान जो पूरे विश्व को देती है, वह भारत ज्ञान और साधना की भूमि है। वह इतनी पावन और पुण्य भूमि है कि उसने जो उसकी आज चेतना है उसको विदेशी आक्रांताओं ने कुंठित किया है, लेकिन फिर भी भारत माता का या इस भारत देश का जो तप है, जो संयम है, वो आज भी फलीभूत हो रहा है, आज भी वह अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। और उस तप और संयम में नई नई आशाओं का भी एक तरीके से संचार हो रहा है। यह है जो भारत का आशावादी संदेश है, ये जो गीता का ज्ञान है, यह क्या कर रहा है? पिला अहिंसा स्तन्य सुदोपम, ये अमृत के समान अहिंसा का दूध है, वो पूरी दुनिया को पिला रहा है, या ये भारत माता पिला रही है। और अमृत रूपी यह दूध पिलाकर वह प्रत्येक विश्व के प्रत्येक जन के मन का जो भय है, उस भय का हरण कर रही है, और उस मन के भय का हरण करके संसार से अंधेरा और लोगों की जो शिथिलता है, जो थकान है, उसको दूर कर रही है। क्योंकि यह भारत माता लोगों को एक नया जीवन, लोगों को एक नई आशा, लोगों को एक नया संबल और लोगों को आत्मबल देने का काम कर रही है। और इसीलिए यह क्या है? जग जननी जीवन विकासिनी, यह जगत जननी सभी लोगों की भारत माता विश्व की माता कहलाती है, क्योंकि यह जीवन का विकास करने वाली है। और ऐसी भारत माता गांव में रहती है। जगत जननी जीवन विकासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो ऐसी भारत माता है, वो ग्राम में वास करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता है, यह पराधीनता काल की कविता है। पराधीनता काल की कविता होने के कारण इसमें भारतीयों की जो दरिद्रता थी, भारतीयों की जो गुलामी थी, जो भारतीयों की मानसिकता थी, उसका कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है। यहाँ पर भारत माता का मतलब ही यही है कि भारत की वह दरिद्र जनता, उसकी जो स्थिति है वह भारत माता की स्थिति है, सीधी सी बात है। तो यही कवि ने यहाँ पर समझाया है। तो दूसरी कविता हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।